मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है और आज हम उन सभी व्यूअर्स के लिए लेकर आए हमारा प्री बजट स्पेशल, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे दो गेस्ट जो चर्चा करेंगे बजट में क्या खास हो सकता है हमारी महिलाओं के लिए। हमारे साथ आज शो में डिस्कशन के लिए हैं परिजात सिरवाला, KPMG से हैं वो टैक्स पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सेविंग्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। हर्षवर्धन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी इस बार क्या उम्मीदें हैं आप दोनों की ही बजट से? क्या टैक्स एग्जेम्पशन में कोई छूट हमारी बढ़ सकती है? क्या लगता है आपको हर्षवर्धन? वेल पल्लवी, हम ये इच्छा ज़रूर कर रहे हैं कि जो आज की जो महंगाई का दौर है, सब्सिडीज़ काफ़ी जो आइटम्स पे सब्सिडीज़ हटा दी गई हैं, LPG महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, तो हम ये डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर से एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो इनकम टैक्स के जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो लिमिट बढ़ा के आज जो बेसिक एग्जेम्पशन 2 लाख पे है वो 3 लाख तक तो ले आएँ। और एक और जो ATC के जो प्रोविजंस हैं जिसमें 1 लाख की लिमिट है इन्वेस्टमेंट की, वो बढ़ा के कम से कम 2 लाख तक कर दें। तो इससे क्या होगा कि एक एनकरेजमेंट मिलेगा एक इन्वेस्टर को या एक इंडिविजुअल को कि वो इन्वेस्ट करे एंड अप टू 5 लाख इनकम उनकी टैक्स फ्री हो सकती है। तो ये दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो एक इन्वेस्टर के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा जिससे वो महंगाई को हैंडल कर सकें। जी परिजात, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी क्या आप संतुष्ट हैं जो अभी स्लैब्स हैं, सिमिलर स्लैब्स हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए? इस बार के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो ये 2 लाख का टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल्स के लिए, इसे कितना बढ़ाना चाहिए? जी, जैसे उन्होंने बताया इच्छा हर साल होती है, होप और विश लिस्ट हर साल होता है एग्जेम्पशन स्लैब्स बढ़े। अगर आप टैक्स रेट को कंपेयर करोगे 30%, तो अगर ग्लोबल कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो अपनी रेट 30% ठीक है, लेकिन जैसे हर्षवर्धन ने अभी बताया 0 to 2 lakhs पे फिलहाल टैक्स नहीं लगता है, 2 to 5 lakhs पे 10% एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो 2 lakhs को अगर 3 lakhs अपवर्ड करें तो देयर शुड बी सम टैक्स सेविंग्स, बिकॉज 90% ऑफ जो टैक्स पेयर्स होते हैं इंडिया में वो स्लैब रेट में रहते हैं। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग 2009 से लेके 2012 तक काफ़ी बार ये एग्जेम्पशन स्लैब्स चेंज हुए हैं क्योंकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो शायद ये साल स्लैब ना बढ़े, बट होप इज ऑलवेज देयर। डेफिनेटली, तो हम सिर्फ होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में कुछ हमारी महिलाओं के लिए कुछ इजाफा हो और 2 लाख का जो अभी स्लैब है उसे बढ़ाकर 3 लाख कर देना चाहिए। वैसे हर्षवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले आपने महंगाई की बात की, ऐसे में ATC के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अभी मौजूदा जो लिमिट है वो 1 लाख है। आपके नजर में 1 लाख की लिमिट क्या सफिशिएंट है? नहीं, 1 लाख की लिमिट डेफिनेटली नहीं सफिशिएंट है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स आपके अगर लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए अगर करना चाहते हैं तो जो हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 लाख की लिमिट में आपका इंश्योरेंस, आपका PPF, आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, सब अगर हम मिलाते हैं इसके अंदर तो 1 लाख की लिमिट नॉर्मली क्रॉस हो जाती है। सो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये ज़रूरी है कि एक एनकरेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज करने के लिए ये लिमिट बढ़ा के अगर 2 लाख की जाती है तो अभी हम अगर सरकार का ये उपदेश देख भी रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उनको कम करना है, तो अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट्स बढ़ाती हैं तो काफ़ी इन्वेस्टर का पैसा जो है वो गोल्ड से हट के इक्विटीज़ या कोई दूसरे प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब उनको कोई अगर टैक्स बेनिफिट दिया जाए, तो एक एनकरेजमेंट मिलेगा उन्हें सेव करने के लिए। जी, तो हर्षवर्धन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है। परिजात, मैं आपसे भी रिएक्शन चाहूंगी। इन्होंने बोला कि गोल्ड में, क्योंकि हम देखते हैं महिलाओं का ज्यादातर रुझान गोल्ड में होता है, इनफैक्ट ETFs की तरफ भी रुझान है। ऐसे में 1 लाख की जो लिमिट है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद और मतलब डेट से निकल के कुछ इक्विटी की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। आपको क्या लगता है?
जी, पहले तो ये ATC की जो 1 लाख की लिमिट फिक्स की गई है वो मेरे ख्याल से 2006 से 1 लाख पे अटकी हुई है, तो इसको 7 साल ऑलरेडी हो गए हैं। तो डेफिनेटली 1 लाख का मेरे हिसाब से 3 लाख मिनिमम करना चाहिए। दूसरा, जैसे उन्होंने बताया, कुछ मीनिंगफुल टैक्स रिलीफ नहीं मिल रही है क्योंकि सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है लॉन्ग टर्म, सारे जो एक्सपेंडिचर्स है जैसे हाउसिंग लोन या प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, सारे बंडल्ड अप ये ATC की 1 लाख की लिमिट है। मेरे हिसाब से अलॉन्ग विद दिस 1 लाख लिमिट टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स, कुछ उनको सेपरेट कार्व आउट लिमिट्स करने चाहिए, जैसे होम लोन के लिए अलग या कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए अलग। उस हिसाब से करे तो कोई मीनिंगफुल टैक्स रिलीफ बन सकती है। बाकी 1 लाख लिमिट डेफिनेटली इज अ लो लिमिट। ये तो बात हुई ATC की। अगर हम होम लोन की ही बात करें तो 24B के अंडर जो प्रिंसिपल के अलावा जो ब्याज पर जो टैक्स छूट मिलती है वो अभी 1.5 लाख है। परिजाद, आपकी नजर में ये लिमिट को भी कितना बढ़ाया जाना चाहिए? अगर आप ये जब लिमिट्स टैक्स की फिक्स की गई थी, जैसे मैंने बोला, ऑलमोस्ट ऑल टैक्स लिमिट्स को 10-12 साल हो चुके हैं हर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो। तब जब ये टैक्स फ्री लिमिट फिक्स की गई थी तब प्राइम लेंडिंग रेट बैंक लोन का कुछ और था, 6-7%, और आज की तारीख में इन्फ्लेशन जैसे उन्होंने बताया, आज का बैंक लेंडिंग रेट इज मच हायर। सो डेफिनेटली 1,50,000 और हर एक इंडिविजुअल के पास कभी ना कभी होम लोन रहेगा, तो 1,50,000 का मेरे हिसाब से डबल कर देना चाहिए, कंसिडरिंग द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रियल एस्टेट सेक्टर को भी उस हिसाब से ट्रस्ट मिल जाएगा। चीपर होम लोन्स की आपने बात की परिजाद। हर्षवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खर्चों की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली होम लोन की बात भी हमने की यहाँ पर, और साथ ही चीपर होम लोन्स की तरफ अगर फोकस हो वित्त मंत्री का तो शायद महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आपसे और जानना चाहूंगी मेडिक्लेम के बारे में। जो अभी मौजूदा टैक्स लिमिट है वो करीब 15,000 है इंडिविजुअल्स के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए वो 20,000 की लिमिट है। मौजूदा जो खर्चे हैं, और खास करके अगर आप शहर में रहते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है ये 15,000 इनफैक्ट 20,000 तक की भी लिमिट क्या ये पर्याप्त है साल भर के लिए? जी नहीं पल्लवी, हम इसे 2 भाग में देखते हैं। पहला भाग ये है कि जो मेडिकल कॉस्ट के जो आज की तारीख में सिचुएशन है वो हम रेगुलर इन्फ्लेशन रेट के साथ देख ही नहीं सकते। अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिपेंडेंटली देखें तो वो एक मल्टीपल फैक्टर है। वो अगर आपको 40-50% से ज़्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन है। दूसरी तरफ यही जो खर्चे मेडिकल ट्रीटमेंट के होते हैं उसी को मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज पे करती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम आपको 2 साल पहले चार्ज कर रही थी वो प्रीमियम आज नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है और उन्हें उतना ही क्लेम देना है। सो अभी भी करंटली भी IRD के पास से सारी कंपनीज ने अप्रोच किया कि अभी कमिंग अप्रैल वो वापस प्रीमियम बढ़ाना चाहती हैं आपकी मेडिक्लेम पॉलिसीज की। तो अगर हम ये सारे फैक्टर्स को देखें और फिर दूसरी तरफ हम ये देखें गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर रेगुलर इंडिविजुअल को देखें तो कोई भी सब्सिडी या कोई भी इंटरफियरेंस गवर्नमेंट का नहीं है। तो अगर हम ये दोनों पैरामीटर्स को देखें, और हेल्थ केयर एक लाइफ सेविंग चीज़ है जिसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। करंटली भी हम देखते हैं कि मेजर एक्सपेंडिचर इंसान का जो होता है वो हेल्थ केयर में होता है। तो अगर हम ये लिमिट को डबल करें, अगर इंडिविजुअल्स के लिए 15,000 से 30,000 करें और सीनियर सिटीजन्स के लिए 20,000 से 40,000 करें, तब एक एडिक्वेटली एक इंसान को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि वो जाके मेडिक्लेम की पॉलिसी खरीदे और अपने आप को मेडिकली सिक्योर करें। सो ये अगर बाकी ATC के प्रोविजंस का अगर नहीं भी करते हैं, अगर बैलेंस आउट करना है बजट में, रेवेन्यूज को बैलेंस आउट करना है, तो वित्त मंत्री को ये जरूर देखना है कि मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कम से कम डबल करें, वो विदाउट फेल, विच इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे। खासकर बात हमारी होगी इक्विटीज पर, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट से हमारी क्या है उम्मीदें। इस चर्चा में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज, और साथ ही परिजाद सिरवाला KPMG से। आप दोनों से ही हम बात कर रहे थे पिछले बजट के कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स थी जिससे इस बार प्लानिंग पर असर पड़ा। पिछली बार 80 CCF की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में छूट थी 20,000 की, वो खत्म हुई, लेकिन साथ ही सरकार ने एक दूसरी स्कीम की अनाउंसमेंट की, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, जिसमें लगभग 25,000 की
टैक्स छूट है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम एक मूव है, एक तरीका है जिससे इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़े। आपको क्या लगता है कितनी कारगर होगी ये स्कीम? परिजात, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। जी, जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू अट्रैक्ट फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स। जब ये लॉन्च हुई, नोटिफिकेशन नवंबर 2012 में, ये डिटेल्स ऑफ द स्कीम, मैकेनिक्स, कैसे स्कीम काम करेगी, तब फाइन प्रिंट आई ये स्कीम की। उसमें ये है कि पहले तो इनकम जो 10 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख से कम हो तो ही ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट वन कैन मेक इज 50,000 रुपीज़। उस पर आपको 25,000 की टैक्स छूट मिलेगी, 50% जैसे आपने अभी बताया। अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, उनको ये स्कीम में डिडक्शन मिले। लेकिन कुछ और उसमें फैक्टर्स और टर्म्स और कंडीशंस है। पहले तो इट शुड बी अ न्यू इन्वेस्टर जिसने पहले कभी भी इक्विटीज और डेरिवेटिव्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। और सेकेंड इज इट्स अ वन टाइम डिडक्शन। सो अगर आप इनकम लिमिट 10 लाख रख रहे हो तो शायद मेरे हिसाब से वो डिडक्शन टैक्स का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 25,000 से। और सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट्स जो इसमें है वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में ही आप कर सकते हो, और उस पर लॉक इन पीरियड है 3 साल का, और उसके लिए भी डिटेल्स स्पेसिफाइड हुई है। तो एक तो ये लिमिट थोड़ी कम मुझे मेरे पर्सनल व्यू से लग रही है। सेकेंड, इट्स ओनली अ वन टाइम डिडक्शन। सो अगर आप गोल्ड और रियल एस्टेट से हट के इक्विटीज़ मार्केट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो शायद आप वो इस इन्वेस्टमेंट इन प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज़ को बढ़ा सकते हो। और सेकेंडली, मे बी यू गिव अ डिडक्शन फॉर द 3 years इंस्टेड ऑफ ओनली अ वन टाइम डिडक्शन। जी हर्षवर्धन, आप अग्री करते हैं? परिजात ने जो भी मेंशन किया, 25,000 की इसमें छूट मिलती है सालाना, और ये वन टाइम डिडक्शन है। जबकि अगर हम कंपेयर करें और जो हमारे पास ऑप्शन है टैक्स सेविंग के, क्या आपको क्या लगता है, क्या ये लिमिट बढ़ाने की जरूरत है? साथ ही इसका दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है। अभी इसमें एक कैप है कि जिनकी सालाना आय 10 लाख तक है वो ही केवल इसमें निवेश कर सकते हैं। आपकी राय में कितनी अच्छी है ये स्कीम? देखिए, इस स्कीम का मोटिव जो है वो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को एक इंसेंटिव देना कि वो मार्केट में आके ट्राई करें कि इक्विटीज़ के इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं। धीरे धीरे वो अगर समझ में आ जाता है, उनको कंफर्टेबल होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम लिमिट की अगर बात करें, 25,000 रुपीज़ का जो मैक्सिमम बेनिफिट है मिलेगा, और ये अप टू 10 लाख की जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम है उन्हीं को मिलता है। तो अगर हम टैक्स स्लैब से देखें तो अगर कोई 10% के स्लैब में है तो उन्हें मिलेगा 2,500 रुपये एक्चुअल टैक्स बेनिफिट, और जो उससे ज़्यादा है उनको मिलने वाला है 5,000 रुपये। अगर न्यू इन्वेस्टर है, डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि वो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ये हम मानते हैं कि आगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं करते हैं, अगर हम डीमैट के चार्जेस, अगर रेगुलर डीमैट अकाउंट के चार्जेस देखें वो है 350 रुपीज़, तो 3 साल में 1,000 रुपये करीबन, तो 2,500 रुपये की जो सेविंग्स हुई हैं या 5,000 की सेविंग्स हुई हैं, उनमें 1,000 रुपये तो करीबन खर्चे ही लग गए हैं। अगर, और ये इन्वेस्टर्स को मालूम ही नहीं है कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट की भी जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो तो हम एक बार समझ रहे हैं कि वो उनको ऑफर ही नहीं की जा रही है। तो ये लिमिट जो है एक तरह से ठीक है, एनीथिंग इज़ वेलकम, सिर्फ है कि उसका दायरा थोड़ा अगर बढ़ा दें, पूरा 50,000 का भी बेनिफिट दे दें, तो कम से कम टैक्स बेनिफिट विल बी 5,000 एंड 10,000 रुपीज़। तो ये इतना करना चाहिए। और बाकी जैसे परिजात जी ने कहा कि आप अगर 1 साल का बेनिफिट नहीं देखे, अगर 3 साल तक उन्हें न्यू इन्वेस्टर कैटेगरी में डालते हैं, तो शायद वो 3 साल तक आके उनमें निवेश करें, और शायद उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी बढ़ जाए। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंटरनेट सर्विस जो आप नया मोबाइल खरीदते हैं वो 3 महीने तक आपको फ्री देते हैं, तो आपको कम से कम वो लूप में आ जाते हैं आप, और फिर इंटरनेट यूज़ करना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार 1 साल से नहीं 3 साल तक कर दें, और 50,000 रुपीज़ का हाफ नहीं करके पूरा जितना इन्वेस्ट करते हैं पूरा एग्जेम्पशन में देते हैं, तो शायद वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे इन्वेस्टर्स को। जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया हर्षवर्धन की ब्रोकिंग चार्जेस जिसमें इंक्लूडेड होंगे, तो जाहिर है कि आपके जो ओवरऑल सेविंग्स वो कम होंगी। इसको आप ईएलएसएस से कैसे कंपेयर करते हैं? ईएलएसएस में भी लॉक इन है 3 साल का, लेकिन उसमें कम से कम 1 लाख की सालाना छूट है। आप कौन से, इन दोनों चीजों में अगर कंपेयर करें तो आपकी राय में कौन सी स्कीम बेहतर है?
देखिए, ईएलएसएस एक पुराना फॉर्मेट है। ईएलएसएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी फंड मैनेजमेंट का, जो भी फंड हाउस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो स्टॉक्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो रिस्क है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। जहां हम राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स की बात कर रहे हैं, उसमें मैंडेटेड है कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें फ्लक्चुएशंस या उसमें वो उन कंपनीज में रिस्क कम होता है। अगर हम देख लें कि पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनमें महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज में ही आप कर सकते हैं, या कोई और दूसरी कंपनी जिसमें सरकार का स्टेक 51% से ज़्यादा है और उनका लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर 4000 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो पर्पस है वो न्यू इन्वेस्टर को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो उनके शेयर्स के भाव में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और उनको लॉस जितना कम हो सके उतना कम हो। ईएलएसएस हम देखते हैं तो वो पूरा ओपन स्पेस है, उधर फंड मैनेजर जो भी कंपनी में चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। दोनों एज एन ऑब्जेक्टिव अलग हैं, लेकिन जहां तक समझने की बात है, पहली टाइम अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट है। सिर्फ उसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा बढ़ा दें तो ये कंपेरेबल हो जाएगा ईएलएसएस से, और फिर वो लिमिट आप 3 साल बाद हटा दें तो वो भी ठीक है। मतलब एटलीस्ट 3 इयर्स तक उनको वो फायदा मिलने दीजिए। जी, तो यानी दोनों ही हमारे जो गेस्ट हैं, दोनों का यही मानना है कि इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहिए, इसका दायरा भी बढ़ना चाहिए। परिजात, मैं आपसे पूछूंगी एएलएसएस से आपको इसको कैसे कंपेयर करेंगे? हालांकि जैसे अभी हर्षवर्धन ने बोला कि दोनों ही जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनफैक्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं एक आम इन्वेस्टर के नजरिए से सोचूं तो इसमें मुझे ज्यादा फायदा एएलएसएस में नजर आ रहा है। आपकी राय में इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में से आप किसको बेहतर मानती हैं? जी, अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव से देखूं तो एज यू राइटली सेड, ईएलएसएस फिलहाल इज कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब जब आप इन्वेस्ट करो ईएलएसएस में, तब इन्वेस्टमेंट भी आपके एटीसी 1 लाख की लिमिट के अंदर आती है, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो लिमिट आप अवेल कर सकते हो। डिविडेंड्स ईएलएसएस में फिलहाल करंटली टैक्स फ्री है, और क्योंकि उनमें लॉक इन पीरियड 3 साल की होती है, तो अगर आप वो यूनिट्स बेचोगे तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी टैक्स फ्री करंटली है। तो मतलब पूरे 3 स्टेजेस ऑफ द ईएलएसएस प्रोडक्ट पे आप टैक्स नहीं भरते हो। तो फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव करंटली ईएलएसएस इज अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन डीटीसी जब आएगी, जैसे अगर फाइन प्रिंट डीटीसी की सेम हो जो पहले उन्होंने ड्राफ्ट में लिखा है, तब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ईएलएसएस का जो टैक्स शेल्टर एटीसी का फिलहाल है वो प्रपोज डीटीसी में तो नहीं था, लेकिन एज ऑफ नाउ ईएलएसएस इज गुड फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव। हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट के आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन का बजट स्पेशल शो, और आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट से हमारी क्या है उम्मीदें। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हर्षवर्धन रुंगटा और साथ ही परिजात सरवाला। ब्रेक पर जाने से पहले परिजात, मैं आपसे पूछ रही थी, डीटीसी आपने मेंशन किया, डीटीसी आ जाएगा एक बार तो एएलएसएस पर छूट जो है वो बंद हो सकती है। ऐसे में अब हम जब विश लिस्ट की बात करते हैं, इस बार के बजट से हम क्या उम्मीद लगाएं और क्या सोचें? क्या आपको लगता है इस बार डीटीसी लागू हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये साल भी नहीं। हम हर 2009 से सुन रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आएगा डीटीसी, लेकिन फिलहाल कुछ भी उसका होराइजन पे नहीं है। तो अप्रैल 13 में तो डेफिनेटली कुछ नहीं है, अप्रैल 14 में भी फिलहाल पता नहीं है वेदर डीटीसी विल बी पास्ड एंड मेड इनटू लॉ। परिजात, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजट में जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल प्लान का, अगर पर्सनल फाइनेंस की नजर से देखा जाए तो? See, my belief is that अगर आप बजट में टैक्स प्रपोजल्स देखोगे, while very crucial, I mean you cannot have a financial plan without the tax implications. However, tax cannot drive your investments. So आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर काफ़ी और रेट ऑफ रिटर्न, लॉक इन पीरियड, लिक्विडिटी, बहुत कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। बट डेफिनेटली अगर कुछ टैक्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए चेंज अगर होता है ये बजट में, तो उस हिसाब से आप फैक्टर करके अपने फाइनेंशियल प्लान को नेक्स्ट ईयर मॉडिफाई कर सकते हो।
जी, हर्षवर्धन, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो बजट में जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और इनफैक्ट ये देखा जाए तो बजट एक वन टाइम इवेंट होता है, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से हमको करनी चाहिए। ऐसे में कितना हमें ध्यान देना चाहिए? शुड बी हाउ मच वी शुड इग्नोर द बजट और शुड वी रियली गिव इंपॉर्टेंस टू इट? नहीं पल्लवी, देखिए बजट को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जो असर है वो आपके सीधा आपके इनकम और एक्सपेंडिचर पर होने वाला है। तो हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ इतना है कि उनकी जो इम्प्लीकेशन है वो आपके लाइफ गोल्स पे एक बहुत छोटा असर करता है। जैसे हमने अभी बात किया कि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन या मैरिज के हिसाब से बात कर रहे हैं, सो वो चेंजेस नहीं होते बजट की वजह से, वो चेंज नहीं होता। सिर्फ इतना है कि जो आप मीडियम चूज कर रहे हैं, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने ELSS चूज किया है अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के हिसाब से, और ELSS में टैक्स छूट हट जाती है और आप कोई दूसरे प्रोडक्ट में मिलती है जो सिमिलर नेचर की हैं, तो आप दूसरा प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, लेकिन आपका एंड ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, वो चेंज नहीं होता। सो बजट में थोड़ा लेफ्ट या राइट हो सकता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आपको अपना ध्यान अपने गोल से हटाना नहीं है और प्लानिंग कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल हर्षवर्धन, आपने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर कि हमारे गोल्स जो हैं उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से करनी चाहिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस शो में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।